तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिर में गैस पाइपलाइन के जरिए कॉर्डिसेप्स वायरस की जिंदा टेंटिकल्स जैक्सन सेटलमेंट के अंदर आ चुकी थी और उधर जैक्सन सेटलमेंट से कुछ दूरी पर एबी और ओवन भी अपने साथियों के साथ पहुंच चुके थे। एपिसोड 2 थ्रू द वैली। इतने साल बीत जाने के बाद आज भी एबी को हॉस्पिटल के डरावने सपने आते थे। वो दिन जब उसने अपने पिता की डेड बॉडी को ऑपरेशन थिएटर में देखा था। जोल ने तो बिना कुछ सोचे समझे एबी के पिता को मार दिया था, लेकिन इस हादसे के कारण एबी को बहुत बुरा सदमा पहुंचा था, जिससे वो आज भी उबर नहीं पाई थी। एबी की टीम जैक्सन से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी पर बने घर में रुकी हुई थी। सुबह होते ही इन्होंने देखा कि जैक्सन कोई छोटा मोटा कैंप नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज सिटी है और देखकर लग रहा था कि इनके पास जबरदस्त फायर पावर भी होगी। यानी जैक्सन जैसी जगह में घुसकर जोल को पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर एबी कहां सुनने वाली थी। अब करना है तो करना है। एबी ने प्लान बनाया कि ये लोग बाहर जाकर जैक्सन से पेट्रोलिंग के लिए निकले लोगों को किडनैप करके उनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन बाकी की टीम इस चीज के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ जोल को मारने आए थे। इनमें से कोई भी जोल के अलावा किसी और मासूम की जान लेना नहीं चाहता था। ओवन एबी को शांत करते हुए कहता है कि वो अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर पहाड़ की चोटी पर जाए और इस चीज में जल्दबाजी न करे। ओवन ने इस चीज के लिए एक प्लान बनाया है और इस प्लान को सबको बताने से पहले वो इस पर थोड़ा सोच विचार करना चाहता है। जब तक एबी अपनी ड्यूटी से वापस आएगी उसका प्लान तैयार होगा। एबी के जाते ही ओवन सबको बताता है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है। इन्हें किसी भी तरह से एबी को समझाकर इधर से वापस ले जाना होगा, वरना उसके बदले के चक्कर में ये सारे जैक्सन निवासियों के हाथों मारे जाएंगे। उधर जैक्सन में जेसी एली को उठाने के लिए आता है, क्योंकि मारिया एली से रेस्टोरेंट में मिलना चाहती थी। जिस दौरान वो एली और डीना के पिछले रात वाले किसिंग को लेकर एली को थोड़ा चिढ़ाता भी है और फिर ये भी कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एली और डीना डेट कर रहे हैं। उधर जब से एली ने काउंसिल को उस इंटेलिजेंट इन्फेक्टेड के बारे में बताया था, मानो सारे टाउन के लोग एकदम हाई अलर्ट पर आ गए थे। रिसेंटली एक पेट्रोलिंग टीम ने भी देखा कि कुछ इन्फेक्टेड मरे हुए क्लिकर्स की बॉडीज को इंसुलेशन की तरह यूज करके बर्फ के अंदर ठंड से बच रहे थे। यानी इन्फेक्टेड वाकई में इवॉल्व हो रहे थे। उधर एली जेसी को कहती है कि मारिया से जल्दी मिलकर उसे जोल के साथ पेट्रोलिंग पर भी जाना है। माना कि जोल और उसके बीच थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर फिर भी वो जोल के साथ पेट्रोलिंग पर तो जा ही सकती है। लेकिन जेसी एली को बताता है कि क्योंकि एली सो रही थी, जोल नहीं चाहता था कि उसकी नींद खराब की जाए, इसलिए वो डीना को लेकर पेट्रोलिंग पर चला गया। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां टॉमी सबको फिर से यहाँ के इमरजेंसी प्रोटोकॉल समझा रहा था। हाल ही में हुए घटनाएं इस बात का अंदेशा दे रही थी कि इन्फेक्टेड्स का हमला कभी भी हो सकता है। तो भलाई इसी में है कि सबको जैक्सन के सर्वाइवल प्रोटोकॉल्स एकदम अच्छे से याद हो, जिसका मेन रूल ये था कि इमरजेंसी बेल के बजते ही लड़ाई के काबिल लोग फौरन हथियार लेकर पोजीशन में आएंगे और बाकी लोग बच्चों और बूढ़ों को लेकर फौरन बेसमेंट में छिप जाएंगे। मीटिंग खत्म होते ही मारिया एली को सेथ से मिलवाने ले जाती है। सेथ पिछली रात वाले इंसिडेंट के लिए एली से माफी मांगता है और उसे पेट्रोलिंग पर जाने से पहले एक सैंडविच भी बना कर देता है। एली उसे माफ कर देती है। पेट्रोलिंग के लिए जैक्सन से बाहर निकलते वक्त एली ने नोटिस किया कि शायद कोई बड़ा तूफान आने वाला है, पर जेसी का मानना था कि ये तूफान बस पहाड़ों में ही आकर बिखर जाएगा। इन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ एबी अपना पेट्रोलिंग राउंड पूरा करके वापस जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दो घुड़सवार पर पड़ती है, जो कि जोल और डीना थे। एबी इनका पीछा करने लगती है। उधर जैक्सन के मौसम विभाग ने भाप लिया था कि यह तूफान जरूरत से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। टॉमी के कहने पर रेडियो स्टेशन ऑपरेटर एमी सारे पेट्रोल्स को कांटेक्ट करके जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहती है। एली और जेसी काफी दूर आ चुके थे, तो वापस जाने के बजाय ये तूफान शांत होने तक पास के ग्रोसरी स्टोर में रुक जाते हैं। एली ये देखकर हैरान रह जाती है कि यूजीन इस ग्रोसरी स्टोर में चोरी छिपे गांजा उगा रहा था। जेसी एली को बताता है कि यूजीन एक रिटायर्ड वियतनाम वार सोल्जर और फायरफ्लाइज का मेंबर रह चुका था, पर बाद में उसने खून खराबे से परेशान होकर फायरफ्लाइज को छोड़ दिया। लेकिन बेचारे यूजीन को क्या पता था कि वॉर और खून खराबे से बचकर वो इस तरह से मारा जाएगा। जेसी की बातों से हमें यह पता चलता है कि यूजीन पेट्रोलिंग के दौरान वायरस का शिकार हो गया था, जिस कारण जोल को उसे मारना पड़ा था। उधर एबी जोल और डीना के पीछे पीछे बर्फीले पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है कि तभी अचानक वो पूरी तरह से फिसलकर सीधा नीचे घाटी में गिर जाती है।
बर्फ की वजह से उसे ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन फिसल कर गिरने के कारण वो अपना हथियार खो देती है। तभी एबी देखती है कि उसके चारों तरफ ढेर सारी इन्फेक्टेड्स की लाशें पड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी ये लाशें बर्फ के अंदर धंसने लगती हैं और कुछ देर बाद ही बर्फ के अंदर से ढेर सारे एक्टिव इन्फेक्टेड्स निकलकर एबी के पीछे बुरी तरह से पड़ जाते हैं। एबी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए पास वाले माइनिंग फैसिलिटी में घुस जाती है। इन्फेक्टेड भी इस फैसिलिटी के अंदर आ जाते हैं और बुरी तरह से एबी के पीछे पड़ जाते हैं। एक इन्फेक्टेड एबी को पीछे से पकड़ लेता है और उसे काटने ही वाला होता है कि तभी जोल उसे बचा लेता है और एबी को फैसिलिटी की एक बिल्डिंग के अंदर ले आता है। इन दोनों का इंतजार कर रही डीना को जोल का नाम लेता सुनकर एबी समझ जाती है कि यही वो इंसान है जिससे उसे बदला लेना है, पर उसके पास कोई हथियार नहीं होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकती थी। किसी भी पल इन्फेक्टेड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाले थे। जोल और डीना को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस बर्फीले तूफान में जाए कहां। उसी वक्त एबी अपनी चाल चलती है और इन्हें बताती है कि उसके साथी पहाड़ी पर मौजूद पास ही के घर में रुके हुए हैं और इनके पास ढेर सारे हथियार भी हैं। थोड़ा हिचकिचाने के बाद जोल एबी की बात मान लेता है और तीनों माइनिंग फैसिलिटी से निकलकर सीधा उस घर की ओर निकल पड़ते हैं। उधर जैक्सन में एमी टॉमी को बताती है कि सभी के पास इस बर्फीले तूफान की खबर पहुंच चुकी है। कुछ लोग वापस जैक्सन आ चुके हैं और कुछ सुरक्षित जगह शरण ले चुके हैं, लेकिन जोल और डीना से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा। उनका कोई अता पता नहीं है। ये बात एमी के जरिए जेसी और एली को भी पता चलती है। एली और जेसी तुरंत अलग अलग दिशा में इन दोनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर जोल, डीना और एबी पहाड़ पर मौजूद घर की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जिनका पीछा सैकड़ों इन्फेक्टेड्स कर रहे थे। उसी पल जैक्सन में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर गैस पाइपलाइंस की मरम्मत करने के लिए उसे तोड़ता है और उसके अंदर मौजूद सूखी हुई जड़ों को जैसे ही बाहर निकालता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पाइप के अंदर कॉर्डिसेप्स वायरस की जिंदा टेंटिकल्स थी जो टूट चुकी थी। इन टेंटिकल्स के टूटते ही जैक्सन के आसपास मौजूद सभी इन्फेक्टेड्स को टेंटिकल्स सिग्नल भेज देती हैं, जिसके कारण जोल के पीछे पड़े इन्फेक्टेड्स उन्हें छोड़कर जैक्सन की तरफ बढ़ रहे इन्फेक्टेड्स के साथ मिल जाते हैं। सैकड़ों इन्फेक्टेड्स को जैक्सन की तरफ भागते आता देख वॉचर्स फौरन इमरजेंसी की घंटी बजा देते हैं। सर्वाइवल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक टॉमी मारिया को औरतों, बच्चों और बूढ़ों को बेसमेंट में छिपा देने के लिए कहता है और खुद वॉच टावर की तरफ बढ़ जाता है। तुरंत लड़ाई के लिए काबिल लोगों को हथियार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जैक्सन के सभी दरवाजों को सील कर दिया जाता है और कुछ लोगों को फ्लेम गन्स दे दी जाती हैं। उधर वॉच टावर से टॉमी देखता है कि सैकड़ों इन्फेक्टेड्स जैक्सन की तरफ पागलों की तरह दौड़े चले आ रहे थे। टॉमी और बाकी सभी लोग पूरी सतर्कता से इनका इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही ये इन्फेक्टेड्स जैक्सन के सेटलमेंट्स के दीवारों के करीब पहुंचते हैं, टॉमी और उसके साथी तेल से भरे ड्रम इनकी तरफ फेंक देते हैं और इन ड्रम्स में गोलियां मारकर धमाका कर देते हैं। ये धमाके इतने जोरदार थे कि कई सारे इन्फेक्टेड्स की इसमें धज्जियां उड़ जाती हैं और कुछ जलकर मर जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी इन्फेक्टेड्स जिंदा थे जिन्हें जैक्सन के लोग गोलियों से खत्म करने लगते हैं। ये धमाके की गूंज इतनी ज्यादा थी कि जोल को इसका पता चल जाता है। वो डीना को वापस जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन एबी उन्हें कहती है कि वो घर बस पास में ही है, हमारे पास काफी हथियार है और मेरे दोस्त वापस लौटने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। ये तीनों तुरंत घर की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर जैक्सन में तेल के ड्रम्स और आग की मदद से टॉमी और उसके साथियों ने किसी तरह इन्फेक्टेड्स को रोके रखा हुआ था, लेकिन जल्द ही इनका डर सच में साबित हो जाता है। ये इन्फेक्टेड्स इवॉल्व हो चुके थे क्योंकि एक ब्लोटर सभी इन्फेक्टेड्स को चिल्लाते हुए अपने पास बुलाने लगता है। उसे जैक्सन की दीवारों में कमजोर कड़ी मिल गई थी। सभी इन्फेक्टेड्स मेन दरवाजे को छोड़कर ब्लोटर के साथ जैक्सन की कमजोर कड़ी पर हमला करने चले जाते हैं। टॉमी सबको चेतावनी देता है कि अब किसी भी वक्त इन्फेक्टेड्स बैरियर्स को तोड़कर जैक्सन के अंदर घुसने वाले हैं। वो तुरंत नीचे जाकर बाकी साथियों के साथ फ्लेम गन लेकर तैयार हो जाता है। उसी पल ब्लोटर जैक्सन की एक कमजोर दीवार को तोड़ देता है, जिसके कारण सभी इन्फेक्टेड्स जैक्सन के अंदर घुस आते हैं। ब्लोटर को देखकर टॉमी के साथी वहां से डरकर भाग खड़े होते हैं। छतों पर मौजूद जैक्सन के लोग, जिसमें मारिया भी थी, इन इन्फेक्टेड्स पर गोलियां बरसा देते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे ये इन्फेक्टेड्स जैक्सन के घरों में घुसने लगते हैं और छतों पर मौजूद इन लोगों तक पहुंचकर इन्हें मारने लगते हैं। बेसमेंट में छिपे डरे सहमे लोग ऊपर से आ रही चीखों पुकार को अच्छे से सुन पा रहे थे। मारिया की टीम ब्लोटर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही थी क्योंकि ये जैक्सन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। ब्लोटर गुस्से में पागल होकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसी पल टॉमी मारिया की जान बचाने के लिए इस ब्लोटर पर गोलियां बरसाकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। ब्लोटर उसके पीछे पड़ जाता है।
टॉमी भागकर एक बंद गली में फंस जाता है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। टॉमी अपनी फ्लेम गन तैयार कर लेता है क्योंकि अब ब्लोटर से लड़कर ही वो जिंदा बच सकता था। ब्लोटर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। टॉमी अपनी फ्लेम गन से उसे बुरी तरह जलाने लगता है। वो अपनी फ्लेम गन को पूरी तरह खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी ये ब्लोटर नहीं रुकता और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। फ्लेम गन का फ्यूल खत्म हो चुका था। टॉमी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि किसी भी वक्त वो ब्लोटर उसके शरीर के टुकड़े करने वाला था, लेकिन टॉमी ने इस ब्लोटर को इतनी बुरी तरह जला दिया था कि आखिरकार वो मर ही जाता है। उधर मारिया इन्फेक्टेड्स को मारते हुए नीचे जाकर कुत्तों को इन्फेक्टेड्स पर छोड़ देती है। ये कुत्ते भी इन्फेक्टेड्स को बुरी तरह मारने लगते हैं। जैक्सन पर हुए हमले में ढेर सारे लोगों की जान गई थी, पर धीरे धीरे अब सब इनके कंट्रोल में आ रहा था। उधर जोल और डीना एबी के साथियों के पास पहुंच गए थे, जहां जैसे ही एबी अपने साथियों को बताती है कि यह आदमी जोल है, सभी जोल और डीना पर बंदूक तान लेते हैं। जिसके बाद एबी के कहने पर उसके साथी मेल डीना को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, क्योंकि एबी नहीं चाहती थी कि अब जो भी आगे होने वाला है उसे डीना देखे। जोल इन सभी को रेडर्स समझ रहा था जो इन्हें लूटने आए हैं, लेकिन एबी उसे अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए कहती है। जोल इनके हथियार और इनके हाव भाव देख समझ जाता है कि ये सभी फायरफ्लाइज के लोग हैं। एबी उसे बताती है कि फायरफ्लाइज ग्रुप अब नहीं रहा, जिसके बाद वो जोल को याद दिलाती है कि कैसे उसने एक निहत्थे डॉक्टर को बेरहमी से सॉल्ट लेक सिटी में मारा था। एबी उसी डॉक्टर की बेटी है। जोल अंदर ही अंदर इस बात को स्वीकार कर लेता है कि इस लड़की का बदला लेना जायज है। सॉल्ट लेक सिटी में जो उसने किया वो गलत था और अब उसके परिणाम को झेलने का वक्त आ गया था। तभी एबी शॉटगन से जोल के बाएं पैर पर गोली मारती है और भाषणबाजी करते हुए कहती है कि वो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जोल उसे अपनी बड़बड़ बंद कर फटाफट मामले को खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन एबी जोल को इतनी आसान मौत थोड़ी देने वाली थी। एबी पास में रखे गोल्फ बैग से गोल्फ स्टिक निकालकर जोल को बेरहमी से मारने लगती है। एबी को जोल को इस तरह जल्लादों की तरह मारता देख उसके साथी भी परेशान होने लगते हैं। उसी पल एली भी एबी के लोकेशन पर पहुंच जाती है और जोल और डीना के घोड़े को बाहर खड़ा देखकर एली तुरंत अंदर चली जाती है, लेकिन उसे यहाँ आने में काफी देर हो चुकी थी। अंदर घुसते ही एबी के साथी एली को दबोचकर जमीन पर पटक देते हैं। तभी एली जोल को अपने सामने देखती है, जो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा उसे देख रहा था। एली चिल्ला चिल्ला कर उसे उठने के लिए कहती है, लेकिन उसे इतनी गहरी चोटें लग चुकी थी कि अब उसका उठना नामुमकिन था। तभी ओवन एबी को कहता है, इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करो। जिसके बाद गोल्फ स्टिक के टूटे हैंडल को लेकर एबी जोल की तरफ बढ़ने लगती है। एली चीख चीख कर ऐसा मत करो कहने लगती है, लेकिन एबी एली के आंखों के सामने गोल्फ स्टिक के टूटे हैंडल को सीधा जोल के गले में घुसेड़ देती है। ये देखकर एली चिल्लाते हुए एबी और उसके साथियों को कहती है, मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी, ये बात याद रखना। तभी एबी का एक साथी एली के पेट पर बुरी तरह से लात मारता है। इसके बाद एबी और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। एली रेंगते हुए जोल के पास जाती है और उसके गले से वो हैंडल को निकालकर फेंक देती है और लिपट कर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद जेसी भी वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद डीना के होश में आते ही ये तीनों जोल के शरीर को घोड़े से बांधकर जैक्सन की ओर निकल पड़ते हैं।